पंजाब ये वो ज़मीन थी जहाँ हर तरफ इंतशार था, दरियाओं की सरजमीन मगर दिलों में खौफ और अजनबियत का राज। इस पंजाब में सरदारियाँ फूट रही थी, माजी की अजमत मिटती चली जा रही थी और ज़मीन पर कोई मुस्तकिल छां न थी। मुगल सल्तनत अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और अफगान लश्करों की गरज वहाँ सुनाई देती थी जहाँ कुल्ले अमन का बाहमी वादा था। शाही दरबार तो थे मगर तख्तगाहें खाली थी और लोगों की उम्मीदें उन्हीं खाली तख्तों की तरह खराब। बेबुनियाद ताकत का जो खला पैदा हुआ, उस खला में सिख सरदार जिन्हें मसल कहा जाता है एक दूसरे से और लाहौर पर काबिज अफगानों से लड़ रहे थे। ये जंग, साजिश और बेअमनी का दौर था। रावी से लेकर चिनाब तक हर सरदार अपनी मुख्तसर सी रियासत का राजा बनना चाहता था। ये वो खुला आसमान था जिसमें एक शाहीन परवाज करने वाला था। 13 नवंबर 1780 को एक छोटे से कस्बे में एक बच्चा पैदा हुआ जिसकी तकदीर मुस्तकबिल की बादशाहों और सल्तनतों ने लिखी थी। वो बच्चा दूसरों के लिए तो एक भूला हुआ नाम था मगर उसके अंदर एक निगाह थी, एक ख्वाब था, अंदरूने दर्द, माजी के जख्म और ऐसी तड़प थी जो उस वक्त किसी और में न थी। लेकिन किस्मत ने पहला बार उस पर छोटी सी उम्र में ही कर दिया। छोटी सी उम्र में 3 दफा चीचक जैसे बीमारी ने उस पर हमला किया। वो बच गया लेकिन बाएं आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। कुछ लोग इसी चीज को कमजोरी समझते थे लेकिन तारीख ने साबित किया यही वो आंख थी जो मुस्तकबिल को देख सकती थी। उसकी दूसरी आंख ने उसे घोड़ों, हथियारों और फौजों की नकलो हरकत सिखाई और फिर जब वो सिर्फ 12 साल था उसके वालिद महा सिंह इस दुनिया से रुखसत हो गए। सिर्फ 12 साल की उम्र में इस बच्चे ने बाप की मौत का दुख बर्दाश्त किया और सरदार सोकर चयाब मिसल का ओहदा संभाला। अब उसके कांधों पर एक मिसल की सरदारी का बोझ था। एक लड़का, एक आंख से कम नजर, मुखालिफ सरदारों के दरमियान, लेकिन रंजीत सिंह लड़कपन से बाहर निकल चुका था। उसने अपनी पहली जंग 17 साल की उम्र में लड़ी। उसने अपनी हिकमत अमली बनाई। यह आगाज उस दास्तान का जो तख्त ताज, जंग व साजिश, अजमत और जवाल सब कुछ समाये हुए हैं। और आज हम चलेंगे उस सफर पर जहां एक नाबीना शख्स ने अपने कौम की आंख खोली। 12 साल का बच्चा जब सरदारी संभालता है तो ये कहानी डर की नहीं तकदीर की होती है। रंजीत सिंह जानता था कि पंजाब एक कल्ब है और अगर इसका दिल कमजोर हो जाएगा तो पूरा जिस्म कमजोर हो जाता है। यही वजह थी कि उसके बचपन का पहला सबक इत्तेहाद था। आज हम जिस पंजाब को मुत्तहिद खित्ते के तौर पर देखते हैं वो उस वक्त मुख्तलिफ टोलियों में बटा हुआ था। हर कबीला अपना राज, अपना कानून और अपनी सरहदें मानता था और रंजीत सिंह के सामने सबसे पहला चैलेंज यही था, टूटे हुए दिलों को फिर एक तरफा जोड़ देना। लाहौर पंजाब का दिल बंगे मसल के गैर मकबूल हुक्मरानों के हाथों तड़प रहा था। शहर के बुजुर्गों ने रंजीत सिंह के पास पैगाम भेजा, हमें इन जालिमों से निजात दिलाओ। ये दावत थी या एक मौका। रंजीत सिंह ने फौज लेकर लाहौर का मुहासरा कर लिया। लड़ाई हुई लेकिन इससे बढ़कर एक सियासी कामयाबी हुई। उसने खुद को न सिर्फ फातेह बल्कि आज़ादी दहंदा के तौर पर पेश किया। जब वो लाहौर के अंदर दाखिल हुआ तो एक फतह नहीं थी, एक वापसी थी। यह शहर फिर से दारुल हुकूमत बनने वाला था। फतह के बाद हुक्मरानी आती है और हुक्मरानी के लिए इख्तियार की जरूरत होती है। 1801 में रंजीत सिंह ने वो कदम उठाया जिसने तारीख बदल दी। उसने अपने आप को महाराजा पंजाब का अजीम हुक्मरान करार दिया। लेकिन गौर कीजिएगा, ये ताजपोशी मुगलों के अंदाज में नहीं हुई। उसे तख्त पर बिठाया गया खालसे की मर्जी से। गुरु ग्रंथ साहब के सामने एक मजहबी रहनुमा ने उसके सर पर एक तलवार रखी और उसे गंदे का टीका लगाया गया और वो महाराजा रंजीत सिंह बन गया। ये सिर्फ एक खिताब नहीं था, ये एक मुआहिदा था कि इसने खुद को रियासत की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया है और उस रियासत का नाम था सरकार खालिसा, यानी खालिसा सरकार। एक सल्तनत बनाने के लिए आपको एक फौज दरकार होती है। रंजीत सिंह ने वो फौज बनाई जो बरसगीर की तारीख की सबसे बेहतरीन फौज बन गई। उसने जदीदियत को गले लगाया। फ्रांसीसी और अतालवी जनरल्स को बुलाकर उसने अपने फौज खास को दोबारा मुनज़्ज़म किया। यह सिर्फ सिखों की फौज नहीं थी, इसमें हिंदू, मुसलमान, यहाँ तक कि यूरोपीय लोग भी शामिल थे। इसमें जदीद तोपें, तरबियत याफ्ता पैदल फौज और मजबूत घुड़सवार दस्ते शामिल थे। ये एक जदीद मशीन थी जिसने सतलज के किनारे बरतानी फौज तक को खौफजदा कर दिया था। यह उसकी अजमत का असल राज था। महाराजा रंजीत सिंह एक अकीदे पर यकीन रखते, काबिलियत। उसने कभी किसी शख्स को उसकी जात, नस्ल या मजहब की बुनियाद पर नहीं परखा। उसने सिर्फ ये देखा कि क्या आप काबिल हैं, क्या आप वफादार हैं। उसके लिए उसकी अदालत एक रंग बरंग कालीन की तरह थी। हिंदू डोगरा बाई जैसे ध्यान सिंह और गुलाब सिंह उसके वजीर और जनरल थे।
فقیر عزیز الدین ایک مسلمان اس کا پرنسپل سفیر اور ذاتی معالج تھا. سکھ جنرل جیسے ہری سنگھ نلوا اور معاون سنگھ اس کی فوج کے اہم ستون تھے. یہ کوئی عام بادشاہت نہیں تھی, یہ ایک میریٹوکریسی تھی جہاں صلاحیت سب سے بڑا مذہب تھی. رنجیت سنگھ نے امرتسر کو طاقت کے زور پر نہیں سیاسی بصیرت سے لیا. اس نے سب سے پہلے قبائل کے ساتھ اتحاد کیا, افغانوں کے خلاف مشترکہ مورچہ بنایا اور پھر امرتسر کے ساتھ متحد مرکز بنایا. یہی امرتسر بعد میں اس کی سلطنت کا سیاسی اور مذہبی دل بنا, وہ دل جہاں سے پورے پنجاب کی دھڑکنیں پوری دنیا میں سنائی دینے لگی. اس نے صرف زمینیں ہی نہیں لوگوں کے دل بھی جیتے. اس نے سکھ مذہب کے سب سے مقدس مقام ہرمندر صاحب کی تعمیر نو کا حکم دے دیا گیا اور اسے سونے سے مزین کیا گیا, اسی لیے اسے گولڈن ٹیمپل کہا جاتا ہے. لیکن اس نے مسجدوں اور مندروں کی مرمت کے لیے بھی بھاری رقم دی. اس کے دور میں عید اور دیوالی دونوں جوش و خروش سے منائی جاتی تھی. اس کا پنجاب امن اور خوشحالی کا گہوارہ تھا جہاں کوئی کسی کو عقیدے کی بنیاد پر نہیں مار سکتا تھا. رنجیت سنگھ نے صرف سکھوں کی حکومت نہیں کی بلکہ مسلمان, ہندو, افغان, کشمیری سب کے لیے حکومت کی. لاہور کی بادشاہی مسجد کی مرمت کے لیے مہاراجا رنجیت سنگھ نے خزانے سے رقم دی. مسلمانوں کے لیے وقف مال کی حفاظت کی. علماء کی عزت اور مذہبی آزادی تھی. اور ہر سلطنت کے دو دشمن ہوتے, ایک باہر اور ایک اندر. مہاراجا رنجیت سنگھ نے باہر کے دشمنوں کو عقل, توپ اور سیاسی حکمت عملی شکست دی, لیکن اندر کے دشمن کو وہ پہچان نہ سکا. 1809 میں معاہدہ امرتسر یہ شکست نہیں تھی, یہ طاقت کا اعتراف تھا. انگریز جانتے تھے جب تک رنجیت سنگھ زندہ ہے پنجاب ناقابل تسخیر ہے. 1823 میں پشاور فتح ہوا. یہ صرف ایک جنگی فتح نہیں تھی, ایک صدیانہ غرور کی پسپائی تھی. کوہ نور دنیا کا سب سے مشہور ہیرا مہاراجا رنجیت سنگھ کے خزانے میں آیا. یہ علامت بن گیا کہ اب طاقت کا مرکز لاہور تھا. 1839 میں رنجیت سنگھ بیمار ہو گیا اور دربار میں گروہ بندی شروع ہو گئی. 27 جون 1839 پنجاب کا شیر ہمیشہ ہمیشہ کی نیند سو گیا. اس کے بعد محض 10 سال میں سلطنت بکھر گئی. 1839 میں لاہور قلعے پر یونین جیک لہرا دیا گیا. مہاراجا رنجیت سنگھ نے سلطنت بنائی لیکن ایسا نظام نہ بنا سکا جو اس کے بغیر بھی چلتا رہے. یہ ایک انسان کی حد تھی. اس کا ورثہ آج بھی زندہ ہے, اتحاد, مذہبی رواداری اور عوامی خدمت کا تصور.